अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN TV पर। नाजरीन, जब खलीलुर रहमान कमर साहब का कलम चलता है तब कहानियां बनती हैं। इनके कलम से जज्बात बोलते हैं। ये पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक वर्सटाइल राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, पोइट है और नाजरीन, इनके ड्रामास का, इनकी मूवीज का हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। आप नाम ले लीजिए, मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, लाल इश्क, सदके तुम्हारे, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी और भी कई सारी मूवीज और ड्रामाज हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रहे, लेकिन बाद में आपको बताती चलूं। नाजरीन, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज मुझे इनका वक्त मिला है और मैं इनके दौर में पैदा हुई हूँ और आज इनके साथ इंटरव्यू करने वाली हूँ। नाज़रीन, there is really not much to say in this intro. He is already खलीलुर रहमान कबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कबर साहब, मुझे ये बताइए, आपकी सुबह का आगाज कैसे होता है? क्या तब भी कोई शायर जाग रहा होता है, कुछ लिखते हैं, या फिर एक आम इंसान की तरह दिन की शुरुआत होती है? जब तक मैं बैंक में था तो मेरे यहाँ सुबह हुआ करती थी। अच्छा। अब मैं सुबह सुबह सोता हूँ और जब सूरज नाम की कोई शायरी होती जाग जाता हूँ। अरे ये कभी कभार होता है कि मैंने दिन का सूरज भी देखा हो। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपके कलम ने कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनको सुपरस्टार बनाया, उनको लेजेंड बनाया। आप इस चीज का क्रेडिट किसको देते हैं? मुझे ये बताएं सर, इस हवाले से आपको किसने बनाया है अल्लाह के बाद, या खलीलुर रहमान कमर साहब को किसने लिखा है? अल्लाह के बाद भी अल्लाह ने बनाया मुझे। मेरे यहाँ तो कोई तस्वुर ही नहीं था कि मुझे लिखने की इजाज़त दी जाती। सबसे ज़्यादा मार पड़ी है मुझे लिखने पर। उर्दू लिखना मेरे वालिद साहब को शायद पहले पता चल गया था। वो अपने दौर के जेंजी थे। जेंजी जी। कि यहाँ लोगों को अपनी ज़बान समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो मुझे he used to insist on me. I used to say a quotation कि take care of your English and the rest English will take care itself. को उनको पता था कि इनको ठीक वही ज़बान समझ आती जो इनको नहीं समझ आती। बिल्कुल ऐसे। ओके। तो मेरा उनके साथ झगड़ा रहा। मुझे हमेशा से नफरत थी इस बात के ऊपर कि मेरे ऊपर एक ज़बान थोपी हुई है, मेरे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं अपनी ज़िंदगी में गवाह हूँ। मेरे यहाँ बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा सिर्फ इस वजह से भाग गया जी कि उसको अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी। हाँ, बिल्कुल। अब मैं हैरान होता हूँ, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अंग्रेजी पढ़ाने में जी। ओ भाई, अगर ये कोई बहुत बड़ा आपने कोई दिस इज अ फीदर इन कैप, तो अंग्रेजों का तो बच्चा अंग्रेजी बोलता है। आपने तीर क्या मार लिया? आपने सिर्फ ये किया है कि अपने बच्चे की सोचने की उम्र जो है वो बढ़ा दी। जब तक उसको अंग्रेजी समझ नहीं आएगी तब तक सोचना शुरू नहीं करेगा। नो डाउट। तो जब अपनी जबान में सोचते थे, दे वर क्रिएटिव, बड़े लोग निकलते थे। बिल्कुल। अब बड़ा आदमी पैदा होना 35-40 सालों से बंद हो गया। क्या बात है, क्या बात सर। ये सारा क्रेडिट जाता किसको है? चलिए मुझे ये बताएं, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह ये एक आमद होती है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं मरियम, अगर मैं कभी सोचूं भी तो मैं समझूंगा कि ये रास्ता जो इसका तायुन भी कुदरत ने किया था मेरे लिए जी। मुझे ऑब्जर्वेशन दिया गया। आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट ऑब्जर्विंग थिंग्स। मैं चीज़ों को आसानी से जाने नहीं देता था। मैं एक गरीब आदमी की लड़ाई एक चौधरी के साथ, उसमें मैं देखता था मुजरिम कौन है, और मैं हमेशा देखता था कि चौधरी का बेटा अगर मुजरिम है तो उसको फिर कहा जाता था चलो छड्डो यार। तो मेरे यहाँ ये छड्डो यार वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। और अगर कसूरवार गरीब का बेटा था तो उसकी दुर्गत बनाती जाती थी। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसने मेरे यहाँ उन पैसे वालों की इज्जत जो है वो करने का गुर सिखाया लोगों को, जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इन्होंने हलाल कमाया या हराम। क्या? मेरे यहाँ ये बचपन से कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर मैं देखा करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था जी। तो हमारे यहाँ वो DO गालिबन होते हैं, वो आए विजिट के लिए। तो एक बड़ा 78 सालों से एक पुराना जुमला बोला जा रहा है जी। मैं उस वक्त भी इससे नफरत करता था
कि बच्चों आप हमारा मुस्तकबिल हैं। तो मैंने पूछा आप क्या है, तो एकदम सन्नाटा छा गया। अच्छा। तो उसने मेरे हेडमास्टर की तरफ देखा, उस वक्त हेडमास्टर होता था, प्रिंसिपल नहीं बोलते थे। तो उसने कहा क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा मतलब मैं अगर मुस्तकबिल हूँ जी, तो माजी कहाँ है? तुम लोगों ने माजी डिस्ट्रॉय किया तो हमें सोचते हो ना कि हम मुस्तकबिल हैं। तुमने हमारे लिए मुस्तकबिल इस्तवार क्यों नहीं किया? ओके। तो ये आज तक 78 ईयर्स में यही चल रहा है कि जब भी कोई आएगा वो बच्चों को सामने बिठाए कहेगा तुम हमारा मुस्तकबिल हो, क्योंकि वो बड़ी दीदा दिलेरी से हमारा माजी बर्बाद कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। ये चीज, इस चीज से नफरत थी। फिर मैं देखता था जो 5 वक्त के नमाजी बुजुर्ग थे वो भी झूठ बोलते थे और शाम को चाहते थे कि चूंकि वो बड़े हैं तो उनके अदब में उसके झूठ की हिमायत कर दी जाए। वो मैं नहीं कर सकता था। उसका नतीजा ये निकला कि कल भी मैं बदतमीज मशहूर था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बदतमीज मशहूर। अच्छा, क्या वाकई में ऐसा है? या मैं जब नेशनल बैंक में था, मैं वाज बैंकर, तो मुझे याद है जब मेरी ट्रांसफर होती थी और कोई पूछता था उस ब्रांच में जहाँ मैं जाना होता था कि ये अफसर कैसा है जी, बताते बड़ा बदतमीज अफसर है। जब मैं बड़ा अफसर हो गया हाँ जी, तो फिर जुमला बदल दिया कि तुम बड़ा सख्त अफसर है। तो ये तरीका, यानी कि आपने अपनी जर्नी भी थोड़ी सी डिस्कस कर दी। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में किस एक्टर या एक्ट्रेस ने आपके स्क्रिप्ट की बेहुरमती की है या किसने इंसाफ किया है? हाँ, जो बेहुरमती जिसने की सबसे ज़्यादा वो उनका इंतकाल हो चुका है इसलिए नाम नहीं लूँगा। उनकी मैंने सुना दी थी उनको मैंने। ठीक है। मेरी बात 2:15 बजे 2:30 बजे इंसाफ किसने किया? बहुत सारे हैं। हुमायूं सईद, बाबर अली, महविश हयात, आयजा खान, फराज शाह, मारिया वास्ती, अल्लाह की रहमत करे खालिद भट्ट साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सना जावेद। They have all done wonderfully well. ये जो मेरे जेंटलमैन की हीरोइन थी जी, यमुना जैदी, and even today मैं मंटो नहीं हूँ जी, साइमा I believe that he would do one excellent, और उनसे भी टॉप पर हालांकि साइमा has done this wonderfully well, amazing job. लेकिन सबा हमीद I have to salute her. She has done amazing. सर फिर मुझे ये बताएं, आप सबा हमीद के लिए जो भी रोल लिखते हैं और जब भी हम उनको स्क्रीन पर देखते हैं एक्टिंग करते हुए, वो दूसरे एक्टर्स को बिल्कुल नीचे कर देते हैं, हमें कोई और एक्टर नजर ही नहीं आता। उनकी ऐसी एक परफॉर्मेंस होती है, उनकी एक ऐसी एक्टिंग होती है, आप क्या उनके लिए ऐसा लिखते हैं, हमें कोई और एक्टर नजर ही नहीं आता। देखिए, जब भी कोई एक्टर अच्छा परफॉर्म करता है ना तो मेरा कलम चलता है उसके लिए। क्या बात। दूसरी बात यह है कि सबा के सामने खड़े होने के लिए जी आपको दूर की कौड़ी लानी पड़ेगी। आपको भी इक्वल मार्जिन दिया जाता है। अभी बाबर अली इज परफॉर्मिंग सो वंडरफुली वेल। बाबर अली मेरे हाथ से निकल के गया हुआ है। अभी भी हुमायूं सईद ने उतना काम नहीं किया मेरे साथ जितना बाबर अली ने किया हुआ है। तो उसने साबित किया। सबा के साथ भी इतना इस तरह मेरा बहुत काम है, लेकिन सबा को मैंने सिखाया कुछ नहीं। अच्छा। She was a gifted person. She is a gifted person. बाबर अली भी बहुत गिफ्टेड आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर है उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ता था। बट he has come out to be wonderful. उसने जो कर दिखाया है, yes, इसमें कोई शक नहीं। I'm so happy of him. Yes. सर, एक्ट्रेस की तरफ से हम जरा बाद में आएंगे, पहले आपकी जरा शायरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये बताएं कि एक शायर शायरी में कैसे आता है? ये तुमने मुझे पता क्या है, मैं प्री मेडिकल में था, एफएससी कर रहा था जी, सिविल लाइन में। तो मुझे याद है मेरे क्लास फ्रेंड मुझे आगे पूछा, यार 99 वाज माय रोल नंबर, तुम शेर किस तरह बनाते हो? यस, कैसे बनाते हैं? बिल्कुल उस तरह का सवाल है। शेर बनता नहीं, शेर होता है। हम जैसे लोग बस लिख देते हैं उसको। क्या बात। आप इस बात को मान लीजिए, वरना कभी बाद में जाके मानेंगे, क्योंकि इसी एक बात पे आपसे रिसर्च नहीं हो रही। तो ये अल्लाह का मलका है जो वदियत करता है, वो अल्लाह की तरफ से जो मलका वदियत होता है। क्या बात। इसमें आप अब्बा और अम्मी शायद नहीं बना सकते आपको। यस। आप कहीं बना दिए गए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो
ये जुमला नहीं है अच्छा, कभी हमेशा कहो जब भी सवाल पूछो किसी शायर से जी आपकी शायर हाँ शेर होता है, यस पहला जुमला ये बोलो, तो कैसा लगता है, क्या लगता है, कहाँ से आता है ये सब? यही बताएं सर, ये क्या सोचते हैं, ये किस तरह लिखते हैं, वो एक थॉट, वो एक वाइब किसी स्क्रिप्ट में लाने के लिए, वो एक जब भी आप शायरी लिखते हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता और आप तो एक बेहतरीन शायर है। आपको मैं बताऊं, कहीं ये अगर मैं सोचने बैठूं तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए पहले अल्लाह लिखने वाले को किसी की पीड़ा में उसी तरह रुलाना सिखाता है उसको जैसे वो रो रहा होता है। अगर ये हुनर आ जाए तो समझिए आपका शेर की तरफ, शेर की मंजिल की तरफ रास्ता उस्तवार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं चाहती हूँ शायरी का सिलसिला थोड़ा सा चलता रहे, आप एक बेहतरीन शायर है, क्यों ना थोड़ी सी लाइनें हो जाएं, 2 लफ्ज हो जाएं हमारे देखने वालों के लिए। अभी आप ताज़ा तरीन एक शेर, फिर मैं कुछ सुनाता हूँ उससे ज्यादा। जी जी जरूर। गम ने पाला है कि जैसे मुझे माँ पालती थी, गम ने पाला है कि जैसे मुझे माँ पालती थी, दूर रखा है खुशी जैसी बला से मुझको। वाह। तो एक गजल, बल्कि एक नज्म आपको सुनाता हूँ। जी जी जरूर। जो मैंने एक लक्स अवार्ड में पढ़ी थी। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। अरे वाह। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। क्या बात। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। वाह। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। क्या बात, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कमाल कर दिया सर आप। सर आपका ड्रामा मेरे पास तुम हो, आपकी मूवीज तो हम सिनेमा में देखते हैं, लेकिन ये जो ड्रामा था मेरे पास तुम हो, इसकी लास्ट एपिसोड भी सिनेमा में दिखाई गई थी। लोगों ने सिनेमा घरों का रुख कर लिया था। प्यारे हमसे लास्ट एपिसोड भी सिनेमा से जी बिल्कुल कराची में था। एग्जैक्टली। और सर कैसा लगता है कि जब आखिरी एपिसोड भी लोग सिनेमा में देखे? मूवीज तो लोग देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पता कि ड्रामा भी एपिसोड चल रहा था तो मैंने 5 मिनट तकरीर की ऑडियंस के सामने, उनको समझाया कि देखो ये ड्रामा है। अच्छा। खुदा का वास्ता है, इसको दिल पर मत लीजिएगा। तकरीर का कोई फायदा नहीं हुआ, ये ड्रामा खत्म हुआ, उधर कई औरतें पिल पड़ी मेरे ऊपर। हाँ। कोई तो मुझे झोली उठा कर थी, अल्लाह को लो पाएगा तू, क्योंकि आपने अफजल को मारा क्यों? जी दानिश को। जी 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 दानिश को, एग्जैक्टली। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है। सर क्यों मारा था वैसे, ये सवाल है। वो मैंने कहीं ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में जी, तो वहां भी ये सवाल पूछा गया। मैंने उसको कहा मैं 2 दुआएं मांगता हूँ नमाज के बाद, एक रोकर और एक हंस के। रोकर ये दुआ मांगता हूँ जी कि अल्लाह कभी किसी बाप के कंधे पर औलाद का जनाजा ना हो, और हंस के मांगता हूँ कि अल्लाह कभी किसी मर्द में इश्क ना हो जाए, मर जाए। तो आपको अच्छा अव्वल तो जरा मुश्किल से होता है, लेकिन जब उसको होता है ना, उसके इश्क का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे है। सर आप एक शायर हैं, आप मुझे बताएं कि ये इश्क क्या है? इश्क एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता।
सारे समझ बैठेंगे हमें मोहब्बत हो जाती है। ना ना ना, जैसे सारे शायर नहीं हो सकते इसीलिए सब मोहब्बत, सबको मोहब्बत नहीं हो सकती, ये जानना होगा। वो कुछ और नवाजे हुए लोग हैं जिन पर उतरती है ये। अच्छा, यानी कि ब्लेस्ड लोगों को मिलती है। वो मैसेज नहीं करते, शाम को ये नहीं पूछते खाना खा लिया है। अच्छा, ये नहीं पूछते कि तेरा मोबाइल तो ऑनलाइन है। अच्छा, हाँ, ये नहीं पूछते। नो वे, इसका तस्वुर भी नहीं जागता। वो बिल्कुल इसी तरह का एतमाद होता है जैसे हम समझे खुदा पर एतमाद करते हैं। मोहब्बत की और चीज वो एक्चुअली जिसको मोहब्बत बोलता हूँ मैं जी, वो खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। कमर साहब, सुना है आप पाकिस्तान के सबसे महंगे लिखारी हैं। अगला सवाल। हाँ बताएं ना, क्या ये सच है? अल्लाह जाने, वो जिनसे पैसे लेता हूँ उनसे पूछ लेना क्या। चलिए ठीक है। कमर साहब, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्सर लोगों के ऊपर टफ टाइम आ जाता है और लेकिन इंसान मूव ऑन कर लेता है, लेकिन इस वतन मूव ऑन किस सेंस में? देखिए, दो तरह के मूव ऑन है जी। एक, आप फाइनेंशियली स्क्रूड हो जी और आप मूव ऑन करते हैं बाय योर शेयर हार्ड वर्क। एक होता है कि आप रिलेशन में हैं जी और आपको पता चलता है कि आपसे गलती हो गई है। दो तरह के मूव ऑन। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम किसकी बात करी? आपके अंदर ये जो एक लगन और एक पैशन इस वतन को लेकर जो है, ये हर कोई देख रहा है, हर कोई जानता है, लेकिन इस वतन ने, या शायद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने वो साथ नहीं दिया जब आपको जरूरत थी। और नहीं, आपने बोला कि शायद वो मरियम जी, उस ग्रुप को मैं जानता हूँ, उसने मेरा कभी भी साथ नहीं देना था। और मैं आज तक इस बात पे दुखी हूँ कि मेरे साथ मेरे मुल्क की इज्जत जुड़ी हुई थी। जी बिल्कुल। आप लोगों ने मुझे इंसल्ट नहीं किया, आपने मेरे मुल्क को इंसल्ट किया है। बिल्कुल ऐसे। और मैं वो आदमी जो पहली दफा मुल्क से बाहर गया फॉर 7 डेज, तो मैं जब उतरा तो मैंने जहाज से उतर के जमीन को चूमा था। हाँ, उस आदमी की इंसल्ट कर रहे हैं आप, और मैं, अल्लाह उनको हिदायत दे जी, इस बात का दुख रहेगा मेरे कब्र में जाने तक। तो आपने सर कहा था कि शायद अब आप बॉलीवुड में भी काम करें, क्या इन फ्यूचर हम आपको देखेंगे बॉलीवुड के साथ मोदी काम करते हुए? करूंगा। अच्छा, नो क्वेश्चन। वो मैंने बहुत पहले रिफ्यूज कर दिया था। जब ये आया था उस वक्त पता नहीं किसने मुझे कहा जी, मैंने माना। मैं देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा डायरेक्टर, मैं नाम कभी नहीं लेता हूँ जी, उनका मुझे फोन आया और मैं इतना बड़ा फैन हूं उनका कि मैंने उनसे कहा कि मैं मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ जी, लेकिन आप जहां मुझे मिलेंगे मैं आपके पैर छूंगा। अरे वाह। लेकिन मैं काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखिए, अभी जब मैं 40-45 मिनट की कॉल है, जब मैं फोन रखूंगा और मेरी बीवी मुझसे पूछेगी कि इतनी लंबी बात तुम कैसे कर रहे थे जी, और मैं आपका नाम लूंगा तो वो खुशी से झूम जाएगी। हाँ। लेकिन आप जब फोन रखेंगे, ये 2011 की बात है, और आपसे कोई पूछेगा कि जनाब आप इतनी लंबी कॉल किससे बात कर रहे थे, तो आप कहेंगे मैं खलील रहमान कमर से बात कर रहा था। तो वो पूछेंगे कौन खलील रहमान कमर? तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपके मीडिया का कसूर है, क्योंकि आपके मीडिया ने हमारे लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। तो सोशल मीडिया आ गया ना, वरना मैं पहली दफा बॉम्बे गया 2007 में, तो वहां मेरा कोई चैनल नहीं चलता था, और उन्हीं दिनों में मुझे याद है यहाँ एहतजाज हुआ, हमने बंद किया, इनका चैनल बंद किए, तो लोग सड़कों पर निकल आए। ये फर्क है हमारा और उनका। तो मैंने कहा एक तरीका है, मैं आता हूँ वहां, मैंने कहा आपका वहां एक टके का एक्टर आ जाए ना तो मेरा मीडिया कुत्ते की तरह उसके पीछे भागता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं एक काम करता हूँ जी, मैं आता हूँ वहां, ठीक है, मैं जब एयरपोर्ट उतरूंगा तो आपका वहाँ सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया होना चाहिए और खबर लगनी चाहिए वो आ रहा है, क्योंकि वहाँ उस दिन खलील रहमान कमर नहीं उतरेगा, वहाँ पाकिस्तान उतरेगा। क्या बात। और मेरे सामने मेरे मुल्क की इज्जत से ज्यादा कभी भी मेरी इज्जत नहीं हो सकती। फिर मुझे कहिएगा मैं बॉम्बे की फुटपाथ पे बैठ के लिख दूंगा। अरे वाह। तो ये नहीं होगा तो नहीं आऊंगा। कमाल। यानी कि हमारा मीडिया इतनी प्रोजेक्शन नहीं देता, उनका मीडिया प्रोजेक्शन नहीं देता हमारे लोगों को, बिल्कुल ऐसे है। सर आपके दिल में कोई रिग्रेट है, कोई दुख है
कभी दुख हुआ दिल में? गलतियां की होंगी, रिग्रेट नहीं होता, उसकी माफी मांग लेता हूँ। तो रिग्रेट किस बात का? मैं हमेशा सोच के बात करता हूँ। आप समझते हो ना मैं गुस्से वाला हूँ जी। गुस्से में मैं सबसे सियाना आदमी, मैं सोच के बात करता हूँ, मुझे पता होता है किसके साथ क्या सलूक करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रिग्रेट कोई नहीं है। ठीक है। जिनको आजमाया, जिन्होंने धोखा दिया, उनसे भी गिला नहीं है। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2 कदम चल के मुझे बताया कि बाकी 98 कदम जाया ना करना। सर आपके अल्फाज इतने खूबसूरत हैं, अल्लाह, समझ भी आ रहे हैं, थोड़े से समझ नहीं भी आ रहे, क्योंकि हम तो अभी समझ रहे हैं। और एक इतने बड़े शायर के पास, एक डायरेक्टर के पास बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर तौकीर नासिर और आपको एक पीटीवी के ड्रामे पर एक्टिंग करते हुए देखा। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू मैंने किया था, तो वो बता रहे थे कि पीटीवी के दौर में एक्टर्स को एक स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता था, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी, पढ़ाया जाता है, वो पढ़ना होता है, डिलीवरी सिखाई जाती थी। आजकल के ये जो बच्चे आ रहे हैं, जो नई नस्ल आ रही है ये इस एंटरटेनमेंट साइड पर, वो ये कह रहे थे कि स्क्रिप्ट्स तो दूर की बात, वो ज्यादा जो है सोशल मीडिया का दौर है, नेटफ्लिक्स का दौर है, शॉर्टकट चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज के लिए एक आसानी पैदा कर दी गई है। मैं आपको समझाता हूँ जी। सोशल मीडिया को इतना सर पे ना चढ़ाएं। मुझे याद है 70s, 78, 79 में ना VCR आया है। लगता था मर जाएंगे सब अगर VCR ना हुआ या देखा नहीं तो क़यामत आ जाएगी, ये आलम था। मतलब मैं भी उनमें शामिल था, बच्चा था, तो हम देते थे गालिबन 10 रुपए में 3 फिल्में देखते थे हम। वो 3 फिल्में हम इस तरह देखते थे बैठ के कॉन्टिन्यूसली, मतलब अबाउट 9 आवर्स लॉन्ग टाइम। जैसे खुदा की कसम ये देखने के बाद ही बख्शिश होगी। अच्छा। फिर मतलब उस वक्त जिस घर में VCR नहीं होता था उसको एक गरीब घर समझा जाता था। अच्छा। ये स्टेटस सिंबल था, वो इनके घर में VCR है। फिर एक वक्त आया, उस VCR के ऊपर लोगों ने अपने घर की प्लेटें और बर्तन रखे। हमारी ये मैकडोनल्ड आया जब पहली दफा, मुझे याद है, मेरा बरकत मार्केट में ऑफिस था, तो पहला दिन जब ये खुला, ओपनिंग थी इसकी, तो मुझे वहां से बरकत मार्केट से निकलने में पूरे 2 घंटे लगे थे, क्योंकि इस कदर ट्रैफिक था। बस उस दिन लग रहा था लाहौरी मर जाएंगे अगर इन्होंने मैकडोनल्ड नहीं खाया तो। ये हमारे यहाँ होता है, हम हैं भेड़ चाली, एक चीज के पीछे लगेगा कि मर चले हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की नॉर्म्स तय होंगे। अभी तो ये सब बेरोजगारों के हाथ में आ गया ना जी। तो बेरोजगारों के सामने 2 टारगेट होते हैं, दो ही चॉइसेस होते हैं जी। या वो अपनी चमड़ी बेचे या दूसरे की। अभी वो दूसरे की चमड़ी बेच रहे हैं, तो उससे आपको पता चल रहा है कि नुकसान हो रहा है। इतना 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 घटिया मीडिया, खुदा की कसम। मैं शुरू में इसके फायदे भी बड़े हैं, कुछ जानवर लोग भी हैं बिल्कुल, मगर बट वो कुछ ही हैं, कुछ ही, हाँ बस वो कुछ ही हैं जी। तो जो ये कर रहे हैं, ये ना सिर्फ मेरे मुल्क की बुनियादी हिला रहे हैं, बल्कि ये जो फैमिली फैब्रिक है जी, उसके तोड़ने का बायस भी बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए सर, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मैं पूछना चाह रही थी, जब तौकीर नासिर और आपकी हमने वीडियोस देखी, आपकी एक्टिंग हमने देखी, इट वाज सुपर्ब, और आप तब बहुत यंग थे। तौकीर नासिर जैसे आदमी के साथ काम करना ही होना था। आपकी एज क्या थी तब? आई वाज 30। ओके सर, जरा पास्ट में हम जाए, हमें थोड़ा सा बताएं आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक्टिंग में कैसे आए? शायर आप पहले थे, एक्टिंग पहले की थी, ये सारा कैसे सिलसिला चला? सबसे पहले तो मैं शायर हूँ। ड्रामा मैंने 2 दिन बाद लिखा हो, 2 महीने बाद लिखा हो या 2 साल बाद लिखा हो, बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ। उसकी झलक आपको दिखाई देती है मेरे स्क्रिप्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो 11 साल की उम्र में छपता था, बेतहाशा छपता था। अच्छा। और इंतहाई गरीब घर में मैं अमीर तरीन बच्चा था, पैसे आते थे। क्या बात, 25 रुपए नज्म के, 35 रुपए कहानी के और 50 रुपए ड्रामे के। तो लेकिन इस पर मार पड़ती थी। आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट,
मतलब I haven't seen a student like me ever in my life. Excellent. I wish I should. तो बहुत मार पड़ी है बिकॉज माई फादर यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा, अच्छा, तो खानदान को गुर्बत के विशेष सर्कल से निकाल लेगा. ही वॉज राइट विद हिज परसेप्शन. मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे यहाँ आमद का बलबला था, मैं उसको रोक ही नहीं सकता था. पहले वहां से मार खाई, फिर अल्लाह 200 साल की जिंदगी दे मेरी बीवी को, फिर उससे बेइज्जती कराई. अच्छा. तो ये मुसलसल एक बल्कि मुझे याद है कि एक दफा ना एक लेक्चर वार्ड में मैं जा रहा था, तो मुझे कहती जरा तुम वहां जाके मेरा नाम क्यों नहीं लेते. अच्छा. क्या नाम लूं, क्या बताऊं. हाँ. सारी उम्र तुम मेरी बेइज्जती करती रही लिखने में, तो मैं क्या कहूंगा जाके कि मैंने तुम्हें रिबेल किया तो ये लिखना शुरू किया. नो, आई वाज अ राइटर ऑल द टाइम्स. तो मैंने फिर रोका. अच्छा. 15 साल मैंने उर्दू में अपना नाम नहीं लिखा. क्यों? बैंक में चला गया. मैं एक वक्त में एक ही काम करता हूँ. ओके. तो फिर मुझे पता था मेरे मुल्क के लोगों को अपनी जबान नहीं आती, इनको अंग्रेजी बोल दो, इनको समझ आ रही ना हो, इम्प्रेस हो जाएंगे. ये वो घटिया परवरिश है हमारी कि जब आप अंग्रेजी में बात करेंगे, आप जितने भी हल्के आदमी हो, हाँ, आपको बड़ा इंटेलिजेंट समझा जाएगा. तो वो गुर मैंने बहुत पहले सीख लिया. अच्छा. और शर्म आती है याद करते हुए भी. इससे ज्यादा मैं एक वाकया सुना देता हूँ. जी. मेरी अंग्रेजी के बारे में मेरे टीचर कहा करते थे, he has the passport to speak and write. ओके. तो DIBP कर रहा था, मैं बैंक में था, तो फैसला किया इकोनॉमिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स में स्पेशली सब्जेक्ट में भी टॉप करता है. जी. ओके. तो आई वाज अ टॉपर, लेकिन तय कर लिया, कभी तय नहीं किया था कि इससे टॉप करूंगा. हाँ. तो सैकड़ों बुक्स पढ़ी और आई वाज टू गुड एट, अल्हम्दुलिल्लाह. पेपर आया तो पेपर बिल्कुल जनरल था. आई कुडंट बी श्योर कि मैं टॉप कर जाऊंगा. उसने मुझे डिप्रेशन दिया. अच्छा. उस डिप्रेशन में मैंने अगले 2 दिन छुट्टी थी, 2 दिन पढ़ा नहीं. और 2 दिन बाद पेपर था, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट इन पाकिस्तान. मैं आज लानिया आपको बोलता हूँ, कल मैं पढ़ के जी, कि मैंने वो किताब किसी के पास तो देखी होगी, मेरे पास तो कभी नहीं थी. और ये वो जमाना है जब मैं दावा किया करता था कि मुझे 2 दिन दे दिए जाएं, कोई भी किताब दे दे मुझे, अच्छा, फिर आप मुझसे कंप्लीट कर लें. क्या बात है. अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन वो अल्लाह ने दिया हुआ था मुझे. मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा. मैं इतना गुस्से में. अच्छा. मैंने आके VCR पे फिल्में देख रहा हूँ. तो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था मेरा एक दोस्त जी. तो उसने मुझे कहा तू पढ़ नहीं रहा यार. तो मैंने नहीं पढ़ना. कहता तेरा टॉप मिस हो जाएगा फिर अगर तेरी सप्ली आ गई. मैं एक बात तुम्हें बताऊं गुलरेज अख्तर, या तो इस बार मैं टॉप कर जाऊंगा, डिस्टिंक्शन लूंगा इसमें, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट लेट हो जाएगा. और DIBP का रिजल्ट लेट नहीं होता. वो 6 महीने पहले IBP जर्नल में जी उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ रिजल्ट दोनों बता दी जाती है. एंड देयर इज नो प्रेसिडेंस, देयर इज नो प्रेसिडेंट के वो कभी लेट हुआ हो. ठीक है, बिल्कुल ठीक. कहता है रिजल्ट तो लेट नहीं होगा. मैंने कहा रिजल्ट नहीं लेट होगा फिर क्या होगा? तो फिर मैं डिस्टिंक्शन लेके जाऊंगा. अच्छा. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने वो किताब नहीं कभी पढ़ी. पेपर आया, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा होता था, तो मैं जरा कांप रहा होता था उस वक्त मेरे हाथ, क्योंकि मुझे सवाल चूज करना तो थे वो जो ज्यादा नंबर दें. हमें इजाजत होती थी कि हम रेड पेन लेके जा सकते हैं किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को कोट करने के लिए. ठीक है. मैंने वो पेपर दिया. मुझे अंग्रेजी का पेपर भी पढ़ने के लिए कभी वक्त नहीं मिला था. ओके. और अंग्रेजी में मुझे मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिला करते थे. अच्छा. तो मैंने उस पेपर को अटेम्प्ट किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. उसमें मैंने 12 से 13 किताबों के हवाले दिए. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद किताबें दुनिया में है ही नहीं. अच्छा. उनके नाम भी वहां इन्वेंट किए, उनके ऑथर्स के नाम भी वहां इन्वेंट किए, सारे थे कॉर्नर. सब्जेक्ट क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट इन पाकिस्तान.
एग्जैक्ट नाम है उसका। ओके। उसमें मैंने टेक्स्ट कोट किए बड़ी फ्लारी लैंग्वेज में जी, रेडिंग के साथ। अच्छा। हाँ। उस किताब में सब कुछ झूठ था, उस पेपर में जी, अंग्रेजी सच्ची थी। ओह गॉड। तो आई गॉट द डिस्टिंक्शन इन दैट पेपर। ये आपका मेयार है। यस। उन्होंने से लिखा है, इतनी सच्ची अंग्रेजी लिख रहा है, गलत नहीं लिख सकता। हाँ, समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हम परवरिश के हिसाब से कितनी नालायक कौम है। यस। क्योंकि नोबडी विल बॉदर कि वो जाके किताबें ढूंढे, पता करे कि वाकई ये टैक्स है, क्योंकि अंग्रेजी बड़ी सच्ची लिखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, मैंने एक शेर पढ़ा था, सोशल मीडिया पे आया हुआ था कि जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास में अपनी पहली पोजीशन हासिल की, उस दिन मुझे पता चल गया कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। जी जी, जब तक अंग्रेजी है इसे तरक्की नहीं जी जी। सर, अंग्रेजी से मुझे याद आ रहा है, मुझे ये बता दे सर, हम पाकिस्तानी कौम अब ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपना रही है? हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। चॉइस नहीं है। मुझे बताइए, ह्यूमन राइट्स की कायल हो ना? बिल्कुल। मैं भी कायल हूँ। यहाँ जो लोग बैठे हैं सब छाती ठोंक कर कहेंगे हम कायल हैं। जी। मुझे आप कलमा पढ़ के बता दीजिए, क्या भिखारी की इज्जत करते हैं अपने रिश्तेदार के बराबर? मैं ये देखो, इतना बड़ा भांडरा मारो तुम। किसी की वो तीसरी दफा नॉक करे ना शीशा तो दिल करता है मुक्का मारे उसके मुंह पर। हाँ, ये मैंने तो नहीं देखा कभी। अगर आपने अज्यूम कर लिया कि मैं उसके अपने रिश्तेदार की अपने अब्बा के बराबर इज्जत करती हूँ या एक ह्यूमन बीइंग समझ, अब्बा के बराबर तो कोई भी नहीं। मेरी बात सुन। जी जी। हमारी जो औकात है भिखारी मुल्क की, जी, भिखारी कौम की, जो पैसे मांगते हैं, जो करिकुलम मांगते हैं। जब मुझे याद, मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ। मेरे सिराजुल हक साहब से मेरी मुलाकात थी जी। तो उन्होंने मुझे एक वाकया बताया और मैंने उनसे कहा मैं बोल दूंगा, तो उन्होंने कहा बोल दीजिएगा। वो ट्रेजरी मिनिस्टर थे KPK के जी। उन्होंने बजट पेश करना था। हम दोनों, उनकी वर्ल्ड बैंक से मुलाकात हुई और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने कहा कि हम 5 अरब रुपया देंगे आपको, अच्छा, एजुकेशन के लिए। उन्होंने 5 अरब रुपया डाल दिया बजट में। अब उनको खत लिख रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। कि मैं बड़ा परेशान हुआ, वो 10-15 खत लिख दिए। एक दिन मुझे पता चला वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, मैं चला गया मिलने के लिए। ओके। तो मैंने कहा सर, आपने तो वादा किया था कि आप 5 अरब रुपए देंगे, तो आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। कहता आप जनाब, अगर बिल बोर्डों पर सियाहियां फेंकेंगे, PTV पे जाके पथराव करेंगे तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? कहते वो तो हमारे दाखिली इशू है ना, हमारे सोशल। कहते नहीं सिराजुल हक साहब, जिससे पैसे लेते हैं ना, फिर उसका करिकुलम भी साथ मिलता है आपको। तो वो चल रहा है। बिल्कुल ऐसे है। वो यहाँ मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल लेने से समझते हैं लोग लायक होंगे। आप देखिए, जब से इंग्लिश मीडियम आया है, आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ। यस, ये बात तो है। सर, जो जेंसी बच्चे हैं, इनसे कोई गिला है आपको? कोई गिला नहीं इनसे। हमने उनको पता नहीं क्या बना दिया। मैं वो नहीं हूँ कि बच्चों आप मेरा मुस्तकबिल हो। मुझे तो ये बताना कि मैंने आपके माजी में क्या करके दिखाया। यस, वो नहीं है तो आप कैसे मेरा फ्यूचर? मुझे वी वर टू डेवलप देयर फ्यूचर। ट्रू। डिग्रियां बांट रहे हैं आप और जॉब आपके पास इक्विवेलेंट जॉब्स नहीं है। Exactly. तो क्या करेंगे वो? बिल्कुल। कमर साहब, आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा था? सब। कोई एक बताएं। सब। सारे। मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो उसको आखिरी दम तक फॉलो करता हूँ, तो सब चैलेंजिंग होते हैं सबके लिए। सर, कभी सेट पर कभी किसी को डांटा है? बहुत को डांटा। हाँ। जिसको डांटता नहीं हो कभी बना नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा दावा नहीं है। हाँ। पर ये हुआ, तारीख इसी बात की गवाह है। अच्छा। जिसको डांटनी पड़ी जी, वो कहीं है नहीं। ओके। वो इस काबिल नहीं था, इसका मतलब। हाँ। बिल्कुल ठीक। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है हमारे लिए? कोई सरप्राइज है हमारी ऑडियंस के लिए? सरप्राइज है। मूवी है, ड्रामा है, क्या चीज है? 2 मूवीज हैं और ड्रामा भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपकी इस इंडस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन सा है? कोई एक नाम मुझे बताएं। इंडस्ट्री में मेरा दोस्त भी है कोई? आई एम श्योर जरूर होंगे, काफी सारे दोस्त होंगे, पर कोई एक? अगले इंटरव्यू तक पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ढूंढेंगे। क्या हम उनको? 3 दिनों की बस्ती है, दोस्त कोई नहीं होता।
यहाँ पे शो चलता है तो सब चलता है। हाँ बस इतना याद रखिए। हाँ। चलिए फिर मुझे ये बता दें कि कोई फेवरेट एक्टर कौन सा? सब जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, हाँ वो सब फेवरेट है मुझे। कोई एक They belong to my country and they are doing well। वो मुझे मदद दे रहे हैं, मैं खुश हूँ उनसे, वो चाहे मेरा ड्रामा ना कर रहे हूँ। हाँ सब जो अच्छा काम करते हैं। इस तरह मैं खत्म ही शायरी किसी पर नहीं रखता। कोई बड़ा शायर होगा लेकिन आज भी बड़े बड़े बच्चे बड़ा बड़ा अच्छा शेर कह रहे हैं, तो वो आज के वक्त के बड़े हैं। आप किसी को मोहर नहीं सख्त कर सकते कि ये बस फाइनल हो गया जी, इसके बाद कुदरत अपाज हो गई नऊजुबिल्लाह। हाँ। और उससे बड़ा शायर नहीं पैदा कर सकती वो। अच्छा। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मेरे अंदर। जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ कीजिए। यस, वो डिजर्व भी करते हैं। उसको मानिए। हाँ। वो आपकी मिट्टी से जना है, आपका है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो नई नस्ल इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, शोबिस की इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे वो मैं कहा मोहब्बत के बारे में कि वो विलायत जो खुश नसीबों पर उतरती है। अब मेरे 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 देखा देखी अगर मेरे खानदान में कोई राइटर बन जाए जी, तो ये हो नहीं सकता। उसकी अता चाहिए, अगर वो है जरूर आइए, हम सब इंतजार कर रहे हैं आपका। और अगर आप सिर्फ इस भरोसे पर लिखना चाहते हैं कि आपको उर्दू लिखना आती जी, तो वो मुमकिन नहीं। उन्हें जितने लोगों ने पीएचडी उर्दू की हुई है सबके सब ड्रामा राइटर होते। अच्छा। हाँ, सो सिंपल। सर हर बच्चे को वालिदैन से बहुत मोहब्बत होती है। कोई बच्चा अपने बाप के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, कोई अपनी मदर से ज्यादा क्लोज होता है। उल्टा है कॉन्सेप्ट। माँ बाप को बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है। माँ बाप को बच्चों से। लंडा बाजार में भी लिखा था। अच्छा। इस लाड से बस मैं एक बात समझा हूँ हुक्मा, जो आपके लाडले होते हैं आप उनके लाडले नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, मैं चाहती हूँ, आपने एक दफा बाप के हवाले से एक पोइट्री लिखी थी, मैं चाहती हूँ कि आप वो हमें थोड़ी सी सुना दें। मैं बाप हूँ मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं बाप हूँ मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिलाई क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। क्या बात है, क्या बात, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। सर क्रिकेट देखते हैं आप? लेकिन जो मतलब मेरे अंदर या लिखना है या क्रिकेट है। हाँ लेकिन सर ये जो पाकिस्तानी टीम जो कर रही है क्रिकेट फैंस के लिए हमेशा हमें डिसअपॉइंट कर देती है। हम ना एक मज़ार बनाना चाहिए हमें और एक म्यूजियम बनाना चाहिए जहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बुत रख देने चाहिए। और ये जो आज की टीम है ये तो इबरत का निशान है कि इससे इबरत पकड़नी चाहिए कि अल्लाह के वास्ते इसको 10 साल बंद कर दें। या वही हाल कीजिए जो हॉकी का है। सुनने को मिलता है कि हॉकी का मैच भी है। जैसे कि जापान ने जीत भी लिया है जी। सो फॉर गॉड सेक, मैंने अपनी जिंदगी में इस मुल्क पर आए हुए बड़े बड़े बुरे वक्त देखे हैं पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने ये वक्त नहीं देखा। कोई एक आदमी कोई गैरत के मामले में हम इस कदर कहत है हमारे यहाँ कि किसी को याद नहीं कि हमारा कौमी खेल हॉकी हुआ करता था। अब नजर ही नहीं आता। वो चली गई जैसे मैं मुंह से कुछ निकलेगा फिर उस पर मीम बनने शुरू हो जाएंगी। इसी तरह क्रिकेट का हाल हुआ है।
बिल्कुल। जिन लोगों को मुझे मेरा ख्याल है आधी टीम तो ऐसी है जो मेरे साथ अभी भी इस उम्र में भी सिंगल फिगर नहीं खेल सकती। अच्छा। हाँ, तो बाकी जो आधे हैं वो भी आधे हैं। हाँ, तो क्रिकेट अब वो क्या है, नानी मर गई, अल्लाह जन्नत जगह दे, बस जी, वो मर गई नानी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और याद रखिए, कभी हुआ करता था एक शख्स, तो वो क्रिकेट भी खेलता था, वो सियासत भी खेलता था, वो क्रिकेट में भी जितवा गया आपको, यस, वो सियासत में भी जितवा गया। क्या बात है सर, आपने तो एक अलग किस्सा छेड़ दिया। जी हाँ, जी सर, क्या देख रहे हैं आप अब क्रिकेट का फ्यूचर पाकिस्तान में? मैंने बताया है, मेरे दादा फौत हो चुके हैं, मैंने उनको देखा ही नहीं था। अभी जो नगली नस्ल आएगी उनके लिए भी ये क्रिकेट दादा ही होगा जो फौत हो गया हुआ। बिल्कुल ठीक सर। जो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अच्छा, हमें कलम पर जब तक बंदिशें रहेंगी जी, हम उस औजे कमाल पर नहीं पहुंचेंगे। बंदिश को रोकना होगा, बंदिश को हटाना होगा। कलमकारों को लिखने से और अच्छा बोलने वालों को बोलने से मत रोकिए, मुल्क का नुकसान हो जाएगा। क्या बात है। और 3 सालों से वो नुकसान हो रहा है, बेतहाशा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। दिल ने करा कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो, क्योंकि कुछ बातें थी मेरे पास जो मैंने आज आपसे की। सर, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज ही माफ़ी मांगूंगा, मैं अपनी नई नस्ल से माफ़ी मांगूंगा कि हम ही वो लोग हैं जी जिन्होंने तुम लोगों का माल बर्बाद किया और तुम्हारे फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। हमें माफ़ कर देना। और जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं, मैंने आपको बताया, एक बात जिंदगी में याद रखो जी, मेरे ख्याल में आई शुड बी ए रोल मॉडल फॉर द पीपल। यू आर। अगर मुझ जैसा गरीब आदमी यहाँ पहुंच सकता है तो इसका मतलब है उसके लिए ताल्लुक और इस्तात की जरूरत नहीं है, अल्लाह की देन की जरूरत है। उसको ढूंढ लीजिए अपने अंदर, वो है तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो नहीं है तो माफी चाहता हूँ, फिर आप किसी का रास्ता रोक लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खलीलुर रहमान कमर के पास बैठना और उनसे बात करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, और शायद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस तरह आना और आपसे गुफ्तगू करना मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। काश ये बात कभी मेरी बीवी भी मुझे कहती यार। मुझे कभी आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मसरूफ लोगों को हम तकलीफ देते हैं सर, अरे देते का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हम खलीलुर रहमान कमर साहब के घर में हैं और इस कॉन्वर्सेशन का, इस टाइम का मैं बड़े अरसे से इंतज़ार करी थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो बातें आपकी थी, जो सवाल आप पूछना चाहते थे, वो मैंने आज इंटरव्यू में इनसे पूछे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं इनसे बातें करूं और कभी ये मुझे फिर बुलाएं और कभी फिर इनसे मेरी मुलाकात हो। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।